की सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान व्यापी मस्जिद की। इस पर कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा है कि ज्ञान व्यापी पर लोअर कोर्ट का फैसला गलत है। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हूं। दीवार तोड़ना 1991 एक्ट का उल्लंघन है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे फैसले आते रहेंगे। बिना सुने ऑर्डर पास किया गया है। फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है। हालांकि हिंदू पक्ष अभी भी ये कह रहा है कि वो शिवलिंग है जिसका इंतजार 350 सालों से नंदी महाराज कर रहे थे और उन्हें अपने बाबा मिल गए हैं, भोलेनाथ मिल गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी लगातार मुखर है। वो लगातार हमला कर रहे हैं, जुडिशरी को क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दूसरी बाबरी नहीं होने दी जाएगी और अब कोई हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद नहीं टूटेगी, किसी का अस्तित्व नहीं बदला जाएगा। और इसके पीछे वो कह रहे हैं कि 1991 का जो एक्ट है, दरअसल जो अभी वर्तमान स्थिति में हो रहा है उसका वो साफ साफ उल्लंघन है। क्योंकि 1991 का एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दौरान जो मंदिर मंदिर रहा है, जो मस्जिद मस्जिद रही है, उसके स्वरूप में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। हालांकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो इमारतें हैं, जो इनके अधीन आती हैं, उस पर 1991 का एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन ओवैसी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे फैसले आते रहेंगे। बिना सुने ऑर्डर पास किया गया है। फव्वारे को शिवलिंग कहा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आरोपी की रिहाई हो गई है। एजी पेराविलन की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवाई की खंडपीठ ने आदेश सुनाया है। गत दिनों सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा गया था। हत्या में बम सप्लाई के आरोप में दोषी पाया गया था पेराविलन। 31 साल से जेल में बंद हत्यारा एजी पेराविलन को अब रिहा कर दिया गया है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेंदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। पेराविलन की रिहाई को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। सुरजेवाला ने कहा कि राजीव गांधी की हत्या का हत्यारा रिहा हो गया है। पीएम मोदी बताए, क्या यही राष्ट्रवाद है? तो क्या कांग्रेस इसको भी बीजेपी के साथ जोड़ रही है? क्योंकि फैसला कोर्ट से आया है और कोर्ट में जो तथ्य पेश किए गएंगे उसके आधार पर आया है। 31 साल से ये व्यक्ति जिस पर हत्या में बम इस्तेमाल करने का आरोप, वो 31 साल से जेल में बंद था। हत्यारा एजी पेराविलन 21 मई 1991 को तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या की गई थी। पेराविलन की रिहाई को कांग्रेस ने दुर्भाग्यपूर्ण कहा और कहा कि राजीव गांधी का हत्यारा रिहा हो गया है। पीएम मोदी बताए, क्या ये सही और यही राष्ट्रवाद है? कांग्रेस के किस नेता को पसंद है चिकन सैंडविच? ये सवाल हार्दिक पटेल के इस्तीफे और इस्तीफे के लेटर के साथ शुरू हो गया है। दरअसल हार्दिक पटेल ने अपने इस्तीफे में कांग्रेस नेताओं पर कई आरोप लगाए हैं। इस्तीफे के पत्र में एक जगह हार्दिक पटेल ने लिखा, हम जैसे कार्यकर्ता अपने खर्चे पर गाड़ी से एक दिन में करते हैं 600 किलोमीटर की यात्रा। लेकिन गुजरात के बड़े नेता इस पर ध्यान नहीं देते कि दिल्ली से आए दिल्ली से आए नेता को समय पर चिकन सैंडविच मिला है या फिर नहीं मिला है। और इसके बाद अब ये सवाल खड़ा होने लगा है कि ये चिकन सैंडविच आखिर दिल्ली के कौन से नेता को पसंद है, जिसके लिए गुजरात के बड़े नेता कोशिश में जुट जाते हैं कि उनके लिए एक बेहतरीन चिकन सैंडविच चलाया जाए जो उन्हें पसंद आए। हालांकि हार्दिक पटेल ने इस दौरान कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात कही या कही कि जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक सब सही, और अब कांग्रेस छोड़ने का मन बना है तो कांग्रेस के अंदर हजारों कमियां गिनाने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वो गुजरात की बात लेकर, गुजरातियों की बात लेकर, पटेल समुदाय की बात लेकर दिल्ली जाते हैं, आलाकमान से मिलते हैं, तो वो बातचीत को सुनने, समस्या के समाधान से ज्यादा मोबाइल पे वक्त बिताना पसंद करते हैं। यानी कि गुजरात की तरफ उनका फोकस ही नहीं है। लेकिन चर्चा जो सबसे ज्यादा हो रही है वो हो रही है चिकन सैंडविच की, कि दिल्ली के वो कौन से नेता जो गुजरात पहुंचते हैं तो चिकन सैंडविच की डिमांड बढ़ जाती है।
महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा गिराने की चेतावनी। औरंगाबाद में औरंगजेब का मकबरा मनसे के निशाने पर आ गया है। यहां अरदास करने पहुंच गए थे AIM नेता असदुद्दीन ओवैसी। इसके बाद लाइमलाइट में आ गया था औरंगजेब का मकबरा। मनसे प्रवक्ता ने याद दिलाया सामना में बाल ठाकरे का पुराना लेख, मकबरे को गिरा देना चाहिए, अब तक ये यहां मौजूद क्यों है। महाराष्ट्र पुलिस ने औरंगजेब के मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी है। तो कमाल की बात देखिए, जो मनसे के प्रवक्ता हैं वो बाल ठाकरे का पुराना लेख सामने लेकर आए, जिसमें कहा गया था कि औरंगजेब का मकबरा अभी तक क्यों है, इसको गिरा देना चाहिए। इससे पहले इसी तरीके से वहां पर बाल ठाकरे का पुराना बयान भी सामने लेकर आए थे और उसके जरिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा गया था। और अब उनके पुराने लेख को सामने लाया गया है। मनसे लगातार उद्धव ठाकरे पर, शिवसेना पर हमला कर रही है और इन हमलों के जरिए बताने की कोशिश कर रही है कि जो दरअसल बाल ठाकरे की नीति रही, रीति रही, विचारधारा रही, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उससे कहीं अलग भटक चुकी। ज्ञानव्यापी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए है बीजेपी को इस मुद्दे पर अदालत के आदेश का इंतजार है। टीवी पर बहस करने वाले प्रवक्ताओं को बीजेपी ने निर्देश दिए हैं। कुछ भी कहते समय अदालत के निर्देशों का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। बीजेपी पर विपक्ष के आरोपों का खंडन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन खबरों में रहेगा ये मामला, इसलिए बीजेपी बेहद सतर्क है और अपने सभी प्रवक्ताओं को कह दिया गया है कि आप मीडिया में जाइए, प्रवक्ता के तौर पर भूमिका निभाइए, लेकिन इस दौरान ध्यान इस बात का भी रखिएगा कि अदालत ने क्या निर्देश दिए हैं और अदालत में इस मामले को लेकर क्या प्रोसीडिंग चल रही है। असंगठित कामगारों के लिए बन रहा ई-श्रम पोर्टल। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने खुलासा किया है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़ेगा ई-श्रम पोर्टल। प्रवासी मजदूरों से संबंधित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे यादव। पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था ई-श्रम पोर्टल। अब तक करीब 28 करोड़ असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आने वाले समय में 38 करोड़ मजदूरों के रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य रखा गया है। इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय है क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन। ज्ञानव्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सही समय पर हस्तक्षेप किया। ज्ञानव्यापी मस्जिद का स्वरूप बदलने की कोई भी कोशिश गलत है। ऐसा करने से कानून का उल्लंघन होगा, इससे बचने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने विचार से किया पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लेख। दरअसल 15 अगस्त 1947 के बाद धर्मस्थलों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा। अयोध्या को छोड़कर बाकी सभी धर्मस्थल यथावत रखने का प्रावधान इसमें किया गया था और नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। जिस तरीके से 1991 की शुरुआत में ही, या कहीं कि 1990 से ही बीजेपी राम मंदिर को लेकर माहौल बना रही थी। एक सोमनाथ से यात्रा भी निकाली गई थी और उसके बाद देखते ही देखते ये नारे भी लगने लग गए थे कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को लोकसभा में रखा। बीजेपी ने खुलकर इसका विरोध किया था, लेकिन वो विरोध काम नहीं आया। राज्यसभा से भी बिल पास हुआ, कानून बना और ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस मस्जिद का स्वरूप मस्जिद था और जिसका मंदिर, उसके स्वरूप में बदलाव नहीं किया जा सकता, किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकता। यहां तक इसमें लिखा है कानून में कि किसी याचिका जो अभी तक पेंडिंग है उसको भी नल एंड वॉइड मान लिया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन जरूर था और वो था राम मंदिर का मामला, क्योंकि राम मंदिर का डिस्प्यूट कोर्ट में 15 अगस्त 1947 से, यानी कि आजादी से पहले से चल रहा है और अब इसी को लेकर लगातार विवाद भी छिड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने वाराणसी और मथुरा में आंदोलन शुरू किए हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है और इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत। और 1991 कानून को इसीलिए बनाया गया ताकि ये विवाद ज्यादा ना बढ़े।
संभाजीराव छत्रपति को राकांपा नेता शरद पवार का समर्थन। 10 जून को निर्दलीय राज्यसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं संभाजीराव छत्रपति। कोल्हापुर राजघराने से जुड़े छत्रपति शिवाजी के वंशज संभाजीराव छत्रपति पिछले सप्ताह छत्रपति ने की राज्यसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा। 2016 में बीजेपी के सहयोग से राज्यसभा में पहुंचे थे संभाजीराव छत्रपति। शरद पवार ने दिए संभाजीराव छत्रपति का समर्थन करने के संकेत। जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोगी रहे अनिल हेडगे को राज्यसभा भेजेगी जदयू। महेंद्र प्रसाद उर्फ किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट। जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन सिर्फ उर्फ लल्लन सिंह ने घोषणा की है। राज्यसभा सीट पर उपचुनाव में जदयू के उम्मीदवार होंगे अनिल हेगड़े। राज्यसभा में अप्रैल 2024 तक रहेगा अनिल हेगड़े का कार्यकाल और लंबे समय से जदयू के संगठन का काम देख रहे हैं अनिल हेगड़े। और अब बात करते हैं आरएसएस का ममता को इनविटेशन की। आरएसएस ने ममता को शाखा में आने का न्योता दिया है। ममता ने भागवत के बंगाल दौरे पर कटाक्ष किया तो आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी देवाशीष चौधरी ने पलटवार किया। दिलचस्प है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमारी गतिविधियों के लिए उत्सुक हैं। हम उनसे इस्लामिक संगठनों की तबलीगी जमात शिविरों में जाने का करते हैं आग्रह। यह अच्छा होगा कि यदि बनर्जी अपने लिए आरएसएस के शिविर को देखें। युवाओं को यहाँ शैक्षिक सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ दिया जाता है शारीरिक प्रशिक्षण। ममता के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी खरी खोटी सुनाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं के मुद्दे के लिए काम करते हैं और ममता बनर्जी इसके ठीक उल्टा काम कर रही है। वो कानून तोड़ रही हैं। मोहन भागवत जैसे सम्मानित व्यक्ति के लिए ऐसी बात करना स्वीकार्य नहीं। क्या एक बार फिर से लागू करेंगे पटना में खेला? बिहार में जाति आधारित जनगणना पर होगा खेला। बीजेपी के घोर विरोध के बावजूद नीतीश ने बना लिया मन। अब बिहार सरकार कराने जा रही जाति आधारित जनगणना। इतना ही नहीं, नीतीश ने विपक्ष के नेता तेजस्वी को भी भरोसा दिलाया। जाति आधारित जनगणना बन सकता पिछड़ी जातियों के ध्रुवीकरण का कारण, यानी जेडीयू और आरजेडी के साथ आने का बन सकता मजबूत आधार भी। शायद नीतीश तेजस्वी की जोड़ी को फिर से लालू ने हरी झंडी दे दी। जेडीयू आरजेडी के साल 2015 वाले समीकरण बने तो बीजेपी के लिए ये बड़ा और करारा झटका साबित होगा। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ओबीसी आरक्षण के साथ होंगी चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिन में आरक्षण करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदेश में कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फैसले के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अभी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत बड़ी सफलता सरकार को मिली है। और अब बात करते हैं महंगाई की मार की, क्योंकि नींबू के बाद अब टमाटर लाल हो रहे हैं। बढ़ती गर्मी ने बिगाड़ी टमाटर की फसल की सेहत, जिसके चलते देखी जा रही टमाटर के भाव में ज्यादा बढ़ोतरी। दक्षिण भारत के राज्यों में 90 रुपए किलो तक पहुंचा खुदरा दाम। वहीं उत्तर भारत के राज्यों में 50 से 60 किलो के आसपास टमाटर बिक रहा है। सब्जी कारोबारियों के अनुसार अगले महीने हो सकता है भाव में इजाफा। उत्तर भारत के राज्यों में 80 से 100 रुपए किलो तक जा सकते हैं टमाटर के भाव। प्रदेश के 8 विश्वविद्यालयों के बदलेंगे कुलपति। आगामी 3 महीने में बदले जाएंगे यूनिवर्सिटीज के कुलपति। आरटीयू, कोटा, पत्रकारिता, स्किल यूनिवर्सिटी फिलहाल कार्यवाहक के भरोसे है। आरटीयू के नए कुलपति के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आरटीयू वीसी डॉक्टर रामावतार गुप्ता को एसीबी ने ट्रैप किया था। डॉक्टर गुप्ता का कार्यकाल जुलाई में पूरा होना था। 8 कुलपतियों का कार्यकाल भी अगस्त तक हो सकता है पूरा। इसके अलावा 2 वीसी का सितंबर में कार्यकाल पूरा होगा। राजभवन ने सर्च कमेटी के लिए सिंडिकेट के सदस्य का नाम तय करने के निर्देश दे दिए। नटबंदी नहीं करने की अंडरटेकिंग वापस लेगी सरकार।
4 साल पहले इस साल 2018 में सरकार ने हाईकोर्ट में दिया था शपथ पत्र। परीक्षा के दौरान नोटबंदी नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। अब पेपर लीक के चलते उस आश्वासन और एफिडेविट को वापस लेना चाहती है सरकार। सरकार ने हाईकोर्ट में रिकॉल की अर्जी पेश की है। उत्तरी रिंग रोड मामले में बड़ी खबर। प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में मदद के लिए बनाई गई है कमेटी। NHAI की मदद के लिए जेडीए ने कमेटी बनाई है। जेडीसी रवि जैन के आदेश पर कमेटी का गठन जारी कर दिया गया। कमेटी में निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम अशोक चौधरी, निदेशक आयोजना विनय कुमार दलेला, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव जैन, जोन उपायुक्त हरफूल पंकज और निशा शामिल किए गए। NHAI आगरा रोड से सी जोन बाईपास तक बनाएगा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जेडीए की कमेटी कॉरिडोर के सीमांकन में NHAI की मदद करेगी। ये कमेटी NHAI को जेडीए से अन्य जरूरी मदद भी उपलब्ध कराएगी।